डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जामिया की पीएचडी पॉलिटिकल साइंस की पेपर मेरे पास में कुछ स्टूडेंट के द्वारा भेजी गई कुछ दिनों से थी। चूंकि अभी मैं कफ एंड कोल्ड सफ़र कर रहा हूं तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं ट्राई करूं या नहीं, लेकिन मुझे सुकून मिल रहा है। तो आप मुझे माफ़ करेंगे यदि मैं थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलूं तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी डिस्कशन हो डिस्पाइट दिस कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन अ फुल थ्रॉटल, बट नो प्रॉब्लम, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये पेपर जो है बहुत ही स्पेशल पेपर है, बहुत मायने में। चलिए जब डिस्कशन करेंगे तो थोड़ी और बात करेंगे। आई एम बिट हैप्पी ऑल्सो और परप्लेक्स्ड ऑल्सो। परप्लेक्स मतलब मैं थोड़ा हैरान हूँ कि ये क्या चाहते हैं, क्या इन्होंने क्या सिलेबस दिया था और किस तरीके से ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या जाने। बिकॉज इन्होंने अजीब टाइप का एक पेपर सेट किया है। इसमें कुछ चीज़ें कॉमन सेंसिकल हैं यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो, और कुछ ऐसी है जो शायद मेरे स्टूडेंट या कोई भी कुछ पता नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए भी। ऐसा भी नहीं बहुत उठपटांग क्वेश्चन है। सो वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ पेपर, एंड दैट्स व्हाई डिस्पाइट ऑल दिस physical hurdle, I am trying to make this video possible today. Let us begin JMI PhD Political Science 2023 paper analysis. जस्ट आपको बताना है कि ये बैच जो है CUET PG का भी चल रहा है। दिस इज द ओनली बैच। अभी नेट JRF की बैच की अभी तो कोई संभावना नहीं है। तो यदि आप इवन नेट JRF भी दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अब लेवल जो है दोनों के बराबर हो गए हैं। तो आप फ्लो और कंटिन्यूटी के लिए और टच में बने रहने के लिए इस बैच को यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसकी डिटेल यहाँ पे है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉल साइंस हेल्प। अब तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, @gmail पे आप अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर भेजें। और ये बुक है जो आप पसंद करते भी हैं, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए ये लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। इसमें से 3 बुक जो है वो अमेजन पे अवेलेबल है किंडल में, और चौथी जो है वो PDF वर्जन में इंस्टामोजो पे। अब आइए हम लोग 50 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में, 100 रिसर्च मेथोडोलॉजी। वो मैंने एक नज़र देखा है, वो उतनी डिफिकल्ट मुझे नहीं लगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैं फिर से एक बार कुछ दो तीन बातें इस पेपर के बारे में बोलूंगा, तब क्वेश्चन आंसर का दौर करेंगे शुरू। पहले तो इसमें वो जिस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट जो इस लेवल से दे पाएंगे। सेकंड ये है कि ये पेपर ऐसा है जिसमें बिना आप एग्जैक्टली जाने हुए कि क्या आंसर होगा, आप कॉमन सेंस से, यदि आपने अच्छी पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस की है तो आप मेरे हिसाब से करीब 60% क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से, अगेन मैं डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, कॉमन सेंस मतलब ये नहीं कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी ही नहीं है और बहुत अच्छी नहीं पढ़ी और कॉमन सेंस लगा रहे हैं, तो आप 60% क्वेश्चन कर सकते हैं और वही क्वालिफाइंग इसमें होगा, उससे अधिक होगा भी नहीं। थर्ड ये है कि ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पेपर है जो रिसर्च के लिए होना भी चाहिए। और बहुत कम आपको जो है, जैसे कि मरुस्थल में जैसे पानी की मिल जाती है ना ओएसिस जैसे, उस टाइप के आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डैम इजी है। करीब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप को एक्सपेक्टेड है और बहुत ठीक है, मॉडरेट। लेकिन सभी और बाकी क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस का दिमाग लगाना होगा, और करीब 20 क्वेश्चन आपको रियली खासा परेशान भी कर सकता है, क्योंकि वो उसके आपको नॉलेज होगी नहीं। लेकिन चलिए, यदि आप आगे के एग्जाम दे रहे हैं तो वो सब नॉलेज से आपको फायदा होगा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो थिंकर आता है वही आपको बोल्ड कर सकता है, क्योंकि एंटोनियो नेग्री, नाम से ही आप पहचान गए होंगे, इटालियन है। आपने इनके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, और ये यहाँ पे कह रहे हैं इनका जो मटेरियल लेबर का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली जो ये टर्म है इमेटेरियल लेबर, ये अनदर जो इटालियन थिंकर है मैरिजियो लाजाराटो ने दिया था 1996 में, लेकिन नेग्री ने इस टर्म को काफ़ी पॉपुलराइज किया अपनी बुक एम्पायर में। तो ये आपको ना यहाँ पे अगेन कॉमन सेंसिकल है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कॉमन सेंस लगाया और यही इसका सही आंसर है। इमटेरियल मतलब कि मटेरियल लेबर क्या होता है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, मटेरियल लेबर है। जो मटेरियल प्रोडक्शन में, जो इमटेरियल प्रोडक्शन में है, लाइक सर्विसेज भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज वर्कर है, अब आप फेसबुक में काम करने वाले कोडर को क्या कहेंगे, तो उसको आप इमटेरियल लेबर कहेंगे।
तो ये दोनों में आप टकरा सकते हैं। फिजिकल लेबर तो होगा ही नहीं, एग्रीकल्चर लेबर नहीं होगा, ये सब मटेरियल लेबर है। लेबर इन सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर आंसर है इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव वर्क इन द इंफॉर्मेशन एज, नॉलेज वर्कर। तो नॉट वेरी डिफिकल्ट विदाउट नोइंग व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 से 10 क्वेश्चन में जो आसान क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? सेटिस्फैक्शन की बात नहीं, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट तो होगा, लेकिन ये थोड़ा छोटा आंसर है और ये पूरा है। अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बेटर है बी से डी में, इसलिए। और सी जो एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, इसका काम नहीं, सेल्स मार्केटिंग का काम है। तो ये इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है। ये कॉमन सीएस में लिख रहा हूं, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन। अब आप काउंट कीजिए कितने कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। Third number, which of the following scholars of IR stated that peace and prosperity required consciously devised machinery? आई एम श्योर कि मेरे कई सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। हेडली बुल आप इंग्लिश स्कूल के चलते जानते हैं। EH कार को आप रियलिस्ट थिंकर 20 ईयर्स क्राइसिस के चलते जानते हैं। एंड आइकनबरी को लिबरलिज्म 1.0, 2.0, 3.0 के जानते हैं। लेकिन लियोनार्ड वुल्फ को आप नहीं जानते होंगे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा है, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी लिखा है, और उन्होंने ये कहा था, ये एक इंटरनेशनलिस्ट और पैसिफिस्ट थे वुड्रो विल्सन के जैसे। इसका मतलब क्या होता है कॉन्शियसली डिवाइस मशीनरी? मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि अपने आप IR में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। आपको उसके लिए, जैसे आप एक मशीन डिज़ाइन करते हैं, वैसे आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। लाइक UN टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट काउंसिल, डिफरेंट कोवेनेंट एंड ट्रीटीज, और उसके लिए उसको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इंटरनेशनल कोर्ट एंड ऑल। तो ये जो है इनकी जो बुक है दो, इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, इन दोनों में ही इन्होंने इस बातों को उठाया है, लियोनार्डो वुल्फ। तो इसको आप डिफिकल्ट की श्रेणी में रख दीजिए। अब ये जो है पास्टिक, अब इसको जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए। पास्टिक जो है ये एक डिक्शनरी मीनिंग है, और वही इसका रियल मीनिंग में, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में जनरली आर्ट क्राफ्ट लिटरेचर में आता है। ये पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम है, लेकिन मार्टिन वाइट इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए पास्टेज में क्या होता है, पहले तो उसका आंसर देख लीजिए। ये बी है, ए पैरोडी और इमिटेशन दैट ब्लेंड्स वेरियस स्टाइल्स एंड रेफरेंसेस। वैसे आप इसको, मैंने कैसे क्रैक किया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर, सबसे सही आंसर इस पूरे पेपर में, ये फार्मूला हर जगह काम करता है। क्योंकि पास्टाइज को इनको डिफाइन करना है, ये कॉपी पेस्ट है, बाकी इन्होंने अपने से लिखने की कोशिश की है, जो छोटा छोटा है आलस के चलते। तो बी इज पैरोडी और इमिटेशन दैट ब्लेंड्स वेरियस स्टाइल एंड रेफरेंस। ये कोई नॉर्मल मिमिक्री या नॉर्मल पैरोडी नहीं है, इसमें एक कोलाज टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए मार्टिन वाइट ने क्या किया, हॉब्स के रियलिस्ट थ्योरी, इमैनुअल कांत का, और ह्यूगो ग्रोटियस का, इन सब के इंटरनेशनल रिलेशन को करके उन्होंने एक तरीके से एक सिंथेसाइज करके एक जो है पॉलिटिकल थ्योरी बनाने की, इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरी बनाने की कोशिश की मार्टिन वाइट। इस टाइप का यदि आप देखेंगे तो वैसे ये पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि जो अभी तक हुआ है उसको हॉज पॉज करके या मिक्स करके, कोलैज करके एक नई टाइप की जो चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में। ये सब जो है पास्टाइज कहलाते हैं। ऑफ कोर्स ये सब डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार यदि आपने सुन लिया तो आप कभी भूल नहीं सकते। सॉरी, ये थोड़ा कटा, अच्छा नहीं, कटा हुआ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ए स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ नॉर्म्स एज एस्टैब्लिश्ड बाय मार्था फिनमोर? मार्था फिनमोर को आप जरूर जानते होंगे कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए, जिसमें कि आप दो थिंकर को मेन मानते हैं, अलेक्जेंडर वैन एंड निकोलस ऑनफ। लेकिन मार्था फिनमोर बहुत फेमस है। उन्होंने एक बुक लिखा था, इंटरनेशनल नॉर्म डायनेमिक्स एंड पॉलिटिकल चेंज, जिसमें वो डिस्कस करती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में नॉर्म्स कैसे जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। तो पहले जो है नॉर्म इमर्ज होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट का एग्जांपल ले लीजिए, फिर कैस्केड होते हैं, मतलब वो फैलने लगते हैं एक कंट्री से दूसरे, एक एक्टर से दूसरे, बहुत तेजी से। इसको आप कैस्केडिंग इफेक्ट, एवलांच इफेक्ट कहते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, और फिर जो है पूरे जो एक्टर्स के बीच में या सिस्टम में इंटरलाइज हो जाते हैं, सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज गिवन। यही थ्री उन्होंने नॉर्म, इमरजेंस, कैस्केड एंड इंटरलाइजेशन कहा था। चौथा नहीं होता है, तो ये बस जान लीजिएगा, अगेन ये डिफिकल्ट। विच
nation has implemented legislation requiring companies to disclose their gender pay gap कि औरत और मर्द के पे में क्या डिफरेंस है अर्ली 2024 तक करना है। ये किस कंट्री ने कहा? इतना डिफिकल्ट, इतना स्पेसिफिक है, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, ये सब डिफिकल्ट है। सीरीज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट डोंट वरी, देयर विल कम कॉमन सेंसिकल। पब्लिक पॉलिसी, अब देखिए ये आ गया। पब्लिक पॉलिसीज आर ऑफन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप। थियोडर लोवी की जो 4 टाइप के हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेगुलेटरी है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, कंस्ट्रेंट, उसको आप हमेशा ध्यान रखिए। उसमें से ये एग्जाम्पल कह रहे हैं कि इस रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि अमीर से लेना, गरीबों में बांटना टाइप ऑफ, जहां वेल्थ एंड इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं जितने भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, आप गरीबों को जो मुफ्त राशन देते हैं, उसका कहाँ से पैसा लेते हैं? अमीरों से पैसे लेते हैं, टैक्स में लेते हैं। या आप लैंड रिफॉर्म करते हैं, मतलब अमीरों की जमीन लेके गरीबों में बांटते हैं। तो इस तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इवन टैक्स पॉलिसी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। सो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इज ऑलवेज रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। व्हाट डज द टर्म वर्क फ्लो, ये भी आसान क्वेश्चन है, इजी इसको कह सकते हैं या मीडियम। वर्क फ्लो रेफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। वर्क फ्लो मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑफिस में लिखा गया है कि सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड प्रोसेस इन दैट ऑफिस, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इन जनरल भी कि इस ऑफिस में काम पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है। वर्क फ्लो को आप कंप्यूटराइज कर सकते हैं, न्यू इंट्रेंट को बता सकते हैं कि हमारे ऑफिस में किस तरह से काम को सीक्वेंसिंग की गई। कॉमन सेंसिकल, इजी। What is one of the main criticism Ejaz Ahmed makes about Edward Said's approach to understanding imperialism? अब ये खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन कॉमन सेंसिकल है। देखिए, एडवर्ड सेड के बारे में आप जानते यदि है, एजाज, सपोज आप एजाज अहमद की क्रिटिसिज्म नहीं जानते, लेकिन आप एडवर्ड सेड के ओरिएंटलिज्म को जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं। अब देखिए क्या एडवर्ड, अब इसको पढ़िए कि एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म क्या कहता है कि वो खासा इस पे फोकस करता है कि जो कल्चरल एस्पेक्ट से वो एनालाइज करते हैं कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म को, कि ये एक कल्चरल अदरिंग भी था। मतलब कि जो कॉलोनियल मास्टर है वो अपने सिविलाइजेशन, कल्चर को ऊपर रखते हैं और जो ओरिएंटल कल्चर, सिविलाइजेशन, उसको नीचे रखते हैं। तो वो एक तरह का कल्चरल हिरार्किक सेटअप करना भी था। इफ यू नो दिस, तो यहाँ पे देखिए, अहमद आर्गूज दैट सेड ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंपेरियलिज्म। कभी नहीं, क्यों तो कल्चरल को ओवर एम्फेसिस करते हैं। Ahmed suggests that Said's focus on cultural representation can lead to neglect of material aspect of imperialism. ये सबसे बड़ा भी है और ये है भी, क्योंकि ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को फोकस करते हैं, तो मटेरियल एस्पेक्ट जो इंपेरियलिज्म का इकोनॉमिक है या मिलिट्री है, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको वो उतना अपील नहीं करेगा जितना ये लंबा सेंटेंस कर रहा है। तो बिना आप जाने हुए कॉमन सेंस से इसको आप क्रैक कर सकते हैं। The first wave of constitution, ये आसान क्वेश्चन है। constitution writing usually considered as revolutionary, characterized by a liberal quest for representative government, is commonly attributed। जो अमेरिका का बना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंग्लैंड को तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, फ्रांस एंड पोलैंड, ये सब वो समय था जबकि एक्चुअल लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन बने पहली बार। नॉट कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले ये सब बन चुके थे। आसान है, आप इसको गेस भी कर सकते हैं। Which country recently joined Shanghai Cooperation Organization? सब डैम इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, जो बहुत थोड़े हैं, 5-10 मैंने जो बताया। ये ईरान है और SCO जो है वो 2001 में इसकी सेटअप की गई थी संघाई में, इसलिए इसका नाम भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसके मेंबर अभी तक 8 थे, उसमें ईरान जुड़ता है। यहाँ 2 चीज़ ध्यान देने की बात है मेंबरशिप में कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको 2017 में ज्वाइन करते हैं, ये भी पूछा जाता है। और ये भी कि जरा जो सेंट्रल एशियन कंट्री जो 5 है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देखिए इसमें टर्कमेनिस्तान नहीं है, ये भी पूछा जाता है। और टर्कमेनिस्तान जो है अपने को न्यूट्रल रखने के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई है, इसलिए वो किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं करते, ये भी पूछा जाता है। एज पर द पॉल ब्रास मैरिन वेनर के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इंडिया के रीजनल पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स पे काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह पे भी लिखा है, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स पे लिखा है, फैक्शनल पॉलिटिक्स पे लिखा है। तो उनका ये पूछ रहे हैं कि जो लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया में, तेलुगु देशम,
और या अदर रीजनल बंग भाषा एंड ऐसे, उस वो क्या किस चीज़ को हेल्प करती है? इट हेल्प फॉस्टर व्हाट? नेशनल यूनिटी तो नहीं कह सकते, रिलीजियस हार्मोनी तो बिल्कुल बेकार है, कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं, तो एक ही बचता है, इथनिक एंड रीजनल आइडेंटिटी को ये उभारता है लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स। इन्होंने लिखा था द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें ये सब बातें उन्होंने कही है, पॉल ब्रास। जेम्स मैनर पूछ रहे हैं कि इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत चीज उन्होंने लिखा है। व्हाट इज वन ऑफ हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, तो इन्होंने जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उस पर इन्होंने काफी कुछ लिखा है। इनका जो बुक है डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन साउथ एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटिक्स एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशन इन इंडिया, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको आप मीडियम लेवल का है, आप यदि बहुत वाइड रेंजिंग आपने पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी। और सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा लाइन इस पूरे पेपर में, सबसे बड़ा लाइन, सबसे सही आंसर है 14 नंबर देखिए, आर इंडिविजुअल्स ग्रांटेड इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी ऑन पार विथ स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल नहीं। मतलब आप अमेरिका को जो एक लीगल स्टेटस है वो एक अमेरिकन सिटीजन को थोड़ी है, लेकिन है, फिर भी कुछ है। जब आपको एक पासपोर्ट मिलता है तो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार आप एक लीगल एंटिटी बन जाते हो, आपके कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कुछ हक हैं जो छोड़े जो जो आपको हमेशा मिलते हैं, बिकॉज आप एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के, सॉवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी के इक्वल मेंबर हो। सो इंडिविजुअल पोजेसेस इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी ऑल्दो इट इज सर्कमस्टेंस, उसको बहुत सारे इसमें लिमिटेशन है, और वो उससे मतलब स्टेट की तुलना में तो काफी कम है। बाकी पढ़ लीजिएगा, वो उतना अच्छा नहीं है। अगेन देखिए, ये सबसे बड़ा लाइन है और सबसे सही यही है। What term describes a situation where public administration prioritize the interest and needs of their own agency over the broader public interest? ये सिंपली आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं, नो नॉलेज इज रिक्वायर्ड। क्योंकि देखिए ये क्या कहता है कि आप अपने ओन ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी से बाहर देख ही नहीं पाते हो, तो इसको मायोपिया ही तो बोलेंगे, आप दूर नहीं देख पाते हो। बाकी इफिशिएंसी से कैसे जोड़ेंगे, इथिक्स से कैसे जोड़ेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट देख ही नहीं पा रहे हो तो पब्लिक रिस्पॉन्सिवनेस से कैसे जोड़ेंगे, तो एक ही बनता है। अकॉर्डिंग टू पार्था चटर्जी, क्रिटिक ऑफ बेनेडिक्ट एंडरसन वर्क इमेजिन कम्युनिटी, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है कि विच इंडियन थिंकर हैज क्रिटिसाइज्ड बेनेडिक्ट एंडरसन वर्क इमेजिन कम्युनिटी फॉर बीइंग यूरोसेंट्रिक, तो वो पार्था चटर्जी है। उनका मेन आरोप क्या है, जो यहाँ लिखा भी गया है, एंडरसन फोकस ऑन द नॉट इलीट रोल ऑफ रिलीजन, यूरोसेंट्रिक अप्रोच एंडरसन का। क्योंकि यस ठीक है कि उनकी जो इमेजिन कम्युनिटी है वो जिस तरीके से नेशन के इमरजेंस को एक्सप्लेन करती है यूरोप के संदर्भ में तो सही है, लेकिन जो कॉलोनियल नेशन है वहां पे नेशनलिज्म कैसे बना है? पार्था चटर्जी कहते हैं कि वहां नेशनलिज्म एक बहुत ही हॉचपॉच थॉट है। जैसे पार्था चटर्जी कहते हैं कि इंडिया में आप देखेंगे तो नेशन, जिसको आप हिंदी में देश कह सकते हैं, वो कई बार जाति से जो है निरूपित होता है, कई रीजन में, कई जगह लैंग्वेज से होता है, लोग कहेंगे तेलुगु देशम, या कई जगह लोग बोलेंगे कि हमारी जाति जो है, हम इस देश के हैं, तो वो अपनी जाति को आगे कर देंगे, बंग देश कहेंगे, रीजन से भी देश जो है निरूपित होता है। उसमें जो है एक तरह से इंपोर्ट की गई यूरोपियन होमोजीनियस नेशन स्टेट की परिकल्पना, और दोनों का जो है एक तरह का मिक्सचर जो है बना, जो अभी भी बहुत कंट्राडिक्ट होता है कि नेशन क्या है। नेशन बिल्डिंग इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस इन कॉलोनियल कंट्रीज, और वो जो है एक कॉलोनियल कंट्री के संदर्भ में ये भी कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है एक तरह का यहाँ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, इट इज नॉट द मेन डिस्कोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ साइड डिस्कोर्स। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट राइट्स इज ऑफन रिगार्डेड एज द सोल ऑफ फंडामेंटल राइट? डैम इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था अम्बेडकर ने इसको, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट आहत हुआ है। 18 number question, why a significant portion of the Indian Constitution became effective on January 2650? Some provisions concerning citizenship, election, provisional parliament, ध्यान दीजिए provisional parliament जिसने first amendment पास किया था, and temporary and transitional provisions were implemented immediately on the day when Constitution was adopted, enacted.
आप यदि प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑन दिस डे 26 नवंबर 1914 वी हेयर बाय अडॉप्ट इंडियन एक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी दिन बहुत कुछ लागू हो गया था। बाकी 26 जनवरी 1950 को क्यों, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, याद कीजिएगा। ये सब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस में खासे इजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खासे इजी है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन काफी टफ है। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट G20 समिट, ये आपको बम्प कर सकता है, आपको पता भी नहीं होगा। और ये बहुत पिकुलियर है कि ये बनता है 1999 में, लेकिन उसके 8-9 साल बाद पहली समिट मीटिंग वॉशिंगटन DC USA में होती है। द शेयर्ड सॉलिडेरिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कैन जनरेट ए पॉलिटिक्स ऑफ द कॉमन गुड। अब ये तो एक सेंटेंस है, अब इसको 5 बार पढ़िए तो समझ में आएगा कि मान लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है एक गरीब मोहल्ले में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, और वहाँ फ्री अनाज जो है गवर्नमेंट की तरफ से बांटी जा रही है। तो एक इस बेसिस पे कि भले हम अलग अलग आइडेंटिटी के हैं, लेकिन कॉमन गुड के लिए, कि वेलफेयर के लिए हमारी सोशल सॉलिडरिटी है, मिल के हम लोग कुछ एक अचीव कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ये कह रहा था स्टेटमेंट मार्क्स से डिपार्चर फ्रॉम, इससे किस चीज से अलग होता है? ट्रेडिशनल एम्फेसिस और रोल ऑफ क्लास से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है, क्लास स्ट्रगल नहीं है। तो ए जरूर होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। डोमिनेंट व्यू ऑफ द निगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर वेलफेयर, ये कहता है कि वेलफेयर के लिए आपका आइडेंटिटी बेस्ड वेलफेयर नहीं होना चाहिए, वेलफेयर जो है आइडेंटिटी को मिटाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन जो है सोशल सॉलिडिटी को बढ़ाता है। तो इस एक तरह से मेरे अनुसार से बी से ये डिपार्ट कर रहा है। तो ए एंड बी हो, क्योंकि ए और तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ही इसमें सही है। तो डोमिनेंट व्यू ऑफ द पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके से आइडेंटिटी कोई पॉजिटिव रोल प्ले करता है रिडिस्ट्रीब्यूशन में। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी इंटेल, इन्होंने कुछ चीज को ये सेटर ना पकड़ लिया है, लाइक इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिविजुअल या स्टेट का लीगल स्टेटस, मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी, ये सब चीज़ों को। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी इंटेल, वही चीज़ कि भाई ये जो यहाँ पे ये ना, ये जो सबसे बड़ा सेंटेंस है बी, और ये आपको एक तरह से एक्सप्लेन करता है। इट इन्वॉल्व्स हैविंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ along with capacity to enforce them against or by relevant actors। यही है कि आपका एक लीगल एंटिटी की तरह यदि आपको ट्रीट किया जाएगा तो इट विल बी एप्लीकेबल टू यू। विच ऑफ द सब्सिक्वेंट डिस्क्रिप्शन कैरेक्टराइजेज कैच ऑल पार्टी, ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता है, और ये यहाँ पे सबसे बड़ा लाइन भी है और सबसे सही भी है। ए पार्टी दैट एक्टिवली कोर्ट्स, मतलब लुभाती है, द ब्रॉडर इलेक्टोरेट एमिंग टू मैक्सिमाइज द इलेक्टोरल सपोर्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी, जो अपना कोई आइडियोलॉजिकल पोजीशन पकड़ के नहीं बैठती है, वो हर तबके, हर आइडियोलॉजी, हर सेगमेंट के इलेक्टोरेट को लुभाने के लिए जो है वो कोशिश करती है। तो वो एक तरह से आइडियोलॉजिकली वो एमॉर्फस हो जाती है, मतलब वो सब गड़बड़ हो जाता है। कैच ऑल पार्टी, अभी सभी लार्ज पार्टियां लगभग कैच ऑल पार्टी है। ये देने वाले नाम जो है ऑटो किर्कहेमर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजर्शंस रिगार्डिंग आइडियोलॉजी इज नॉट एक्यूरेट, ये सब क्वेश्चन जो है कॉमन सेंसिकल है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। और ये बहुत अच्छा आइडियोलॉजी का डिफाइन करता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंस्टिट्यूट ए स्टीड फास्ट एंड कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड serving as a guiding principle for political action, ये इसका definition है। Ideology represent a consistent set of ideas, whereas preference pertain to a specific policy or candidate, सही है। Voter frequently employ ideology when making political choices, including their selection of candidate, सब सही है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये कहता है कि कम पढ़े लिखे लोग आइडियोलॉजी पे ज़्यादा बैंक करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट। A proportional electoral system can be characterized by, अब इसको चारों को पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रोपोर्शनल कभी मेजोरिटेरियन नहीं हो सकता, इसमें जो है सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, इसमें लार्ज डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें 5, 10 या पूरा पूरा कंट्री भी एक कंस्टिट्यूएंसी हो सकता है, इसलिए ये सही है। ये देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है।
ए ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ ए हाई थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिस प्रोपोर्शन में आपको वोट मिलते हैं उसी प्रोपोर्शन रेशियो में आपको सीट मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पे इस पे एक थ्रेशोल्ड होता है, एक मिनिमम आपको अचीव करना होता है। मान लीजिए 5% वोट, तो यदि आप 6% वोट लाते हैं तब तो आपको 6% सीट लगभग मिलेगा, लेकिन यदि आप 4.5% वोट लाते हैं तो आपको 0 सीट मिलेगा। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि हमेशा हाई थ्रेशोल्ड रहेगा, ये कोई और थ्रेशोल्ड रहेगा ही, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं, इसलिए ए पूरी तरह सही नहीं है। ये हमेशा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, लाइक पार्टी लिस्ट सिस्टम की एक जो कंस्टिट्यूएंसी होता है उससे कई कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं। Among the following statements regarding spatial model of politics, इसे दो क्वेश्चन है। डॉन्सियन मॉडल ऑफ पार्टी कंपैरिजन भी स्पेशियल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है। स्पेशियल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स पहले क्या है पहले समझिए। एक स्पेस 3 डायमेंशन में जो है डिफरेंट जो डायमेंशन है, मान लीजिए कि आइडियोलॉजी, तो लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है। मान लीजिए इकोनॉमिक मैटर में तो या सोशल मैटर में कंजर्वेटिव लिबरल, इस तरह से और भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपने डायमेंशन कर लिया। अब जो वोटर्स हैं, हो सकता है कुछ वोटर यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो, कुछ यहाँ हो, कुछ यहाँ हो, कुछ वोटर यहाँ पे हैं, कुछ वोटर यहाँ पे है कंट्री में, आप यदि लोकेट कर पाए। अब जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हो सकता है कुछ राइट विंगिस्ट पार्टी है यहाँ पे, कुछ लेफ्ट विंगिस्ट है, कुछ सेंटर विंगिस्ट है, कुछ ऐसे हैं, कोई लिबरल पार्टी है, कोई जो है कंजर्वेटिव पार्टी है। इस तरीके से जब आप स्पेशियली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और तब समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स को कि कहाँ पे वोटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस डायमेंशन के किस तरफ, किस ओर। और तो इससे ना पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना अलाइन करना चाहती कि जिधर ज़्यादा वोटर है उस टाइप के पॉलिसी को वो एक तरह से उस तरह के डायमेंशन या उस तरह के आइडियोलॉजी को वो अपनाने लगते हैं, या कई बार उसको उसको वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब यह है कि विच इज नॉट एक्यूरेट। वोटर्स एग्जिबिट ए प्रेफरेंस फॉर आउटकम दैट क्लोजली अलाइन विद देयर ओन प्रेफर्ड पोजीशन, ये सही है। स्पेशियल मॉडल प्रोवाइड, स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस में, स्पेशियल मॉडल प्रोवाइड्स ए मींस टू कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई पॉलिसीज एग्रीएबल टू ऑल एक्टर्स, ऐसा नहीं है। ये इस मॉडल से आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि कौन सा पॉलिसी अपनाए जिसमें कि सब लोग एक साथ हो जाए, हर एक्टर, ऐसा नहीं कि वोटर और पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको छोड़ के ना बाकी पढ़ लीजिएगा। लाइक देयर इज ए assumption in a spatial model that the preferences of individual can be mapped along one or more dimension, हम मैप कर सकते हैं। It is common to assume that the preferences of individual are single peaked in one dimension, मतलब एक किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में एक इंडिविजुअल का पीक करेगा, वो इधर यहाँ होगा या यहाँ होगा। इन द रियल्म ऑफ मोरालिटी इमोशंस आर, सीधा सीधा कॉमन सेंसिकल। अब यदि आप मोरालिटी की बात करते हैं तो इमोशंस मस्ट बी देयर, कोई उपाय नहीं है। इम्पार्शियलिटी इमोशन पे होता ही नहीं है। इनफैलेबल गाइड नहीं, इमोशन कभी इनफैलेबल गाइड का मतलब जो कभी आपको धोखा नहीं, इमोशन ऑलवेज धोखा देता है। रूटेड इन रीजन कभी नहीं होता है। तो एक ही बचता है इसेंशियल इनएविटेबल, जो अवश्यंभावी है। इनएविटेबल का मतलब the examination of fundamental nature of the universe and everything within it, encompassing the broadest understanding of reality, is referred to as metaphysics। मतलब ये लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन मेटाफिजिक्स का मतलब ये होता है कि दुनिया में जो कुछ भी चीज है, गुलाब, तो उसके होने का मायने क्या है, गुलाब, और मतलब नेचर ऑफ बीइंग, उसके केवल स्वरूप ही नहीं, केवल ये नहीं कि गुलाब जो है बहुत डिफरेंट कलर का होता है, उसमें एक फ्रैग्रेंस होता है, उसके पेड़ में कांटे होते हैं, ये तो ऑन्टोलॉजी हो गया, डिफरेंट तरीके, गुलाब और मेरी गोल्ड में फ़र्क। लेकिन मेटाफिजिक्स जो है उसकी जो चीज़ नहीं दिखता है वहाँ तक चले जाता है। मतलब गुलाब होने के मायने क्या है, जो जो थ्योरी ऑफ फॉर्म में प्लेटो कहते हैं उस टाइप का, कॉजेशन थ्योरी जो एरिस्टोटल कहते हैं उस टाइप का, तो वो है मेटाफिजिक्स। मतलब कि जो फिजिक्स से आगे चला जाए, फिजिक्स ऑफ फिजिक्स, मतलब जो चीज़ दिख रहा है उसका भी अध्ययन, और जो नहीं दिख रहा है लेकिन नेचर ऑफ बीइंग है, होने का मायने है मेटाफिजिक्स। यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी है जो कि साइंस ऑफ नॉलेज है, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। क्वांटम फिजिक्स छोड़ देते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। एक्सियोलॉजी जो होता है ये स्टडीज द नेचर ऑफ वैल्यू, याद कर लीजिए।
Is it permissible for countries to cite their domestic laws as a justification for breaching their international legal obligation? एकदम कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. देखिए, मान लीजिए कि इंडिया का कोई लॉ है, सपोज कोई भी रिफ्यूजी लॉ मान लीजिए हमने बनाया है, या क्रिमिनल लॉ बनाया है. अब वो यदि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से मान लीजिए क्लास करे, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो दो ऑप्शन में आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं. डोमेस्टिक लॉ कंसिस्टेंटली टेक प्रेसिडेंस ओवर इंटरनेशनल लॉ, ये बात सही है, लेकिन आप डी पे आइए. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इनवेरिएबली टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि जो डोमेस्टिक लॉ होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो करते हैं, और वो एक स्टेट को निभाना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए वो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर ज़्यादा उसको तरजीह दी जाती है. What is the definition of secondary rule in the context of law of international responsibility? जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, उसके मैकेनिज्म, इस पे खासा इस पेपर पे फोकस है. तो सेकेंडरी रूल क्या होता है कि आपने प्राइमरी रूल बनाया. मान लीजिए आपने ह्यूमन राइट का प्राइमरी रूल बनाया कि हर कंट्री ऐसे जो है कंडक्ट करेगी, ऐसे बिहेव करेगी. यदि मान लीजिए कंट्री तोड़ते हैं उस रूल को, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसको सेकेंडरी रूल कहते हैं, जो रेगुलेट करती है लीगल कंसेक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ प्राइमरी रूल. लाइक जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन स्टेट का उस ट्रीटी के तहत है, यदि उसको तोड़ते हैं तो फिर क्या किया जाए, उससे रिलेटेड जो रूल होता है उसको सेकेंडरी रूल कहा जाता है. So you remember primary rule and secondary rule in international law. Who is prominent advocate of the idea that civil society, social capital and trust are essential for constructing a functional socio-economic polity? ये आप को बम्प कर सकता है, बट यू शुड नो दैट फ्रांसिस फुकुआमा, जिन्होंने कि एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस दिया था, ही इज स्टिल राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड ऑल, उन्होंने जो है इस पे काफ़ी काम किया है कि क्या रोल होता है सिविल सोसाइटी का एंड सोशल कैपिटल एंड ट्रस्ट का एक अच्छे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटी को बनाने में, बोथ नेशन एंड इंटरनेशनल लेवल पे. इनकी जो बुक है ट्रस्ट द सोशल वर्च्यू एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इन सब बातों को लेकर के है फ्रांसिस फुकुआमा. यहाँ पे आपको वॉलस्टीन दिखते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के थेसिस देने वाले, एंड अतुल कोहली तो आपको पता है इंडियन थिंकर है. Which development is closely linked to the rise of constitutionalism? ये सब आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत यदि आप चारों पढ़ेंगे तो आप कभी फाल्टर कर ही नहीं सकते हैं. सबसे लंबा और सबसे सही. द इमर्जेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रूरल एंड गवर्न, जो रूरल और रूल्ड के बीच में जब एग्रीमेंट होने लगा, मैग्ना कार्टा टाइप का, तब से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया कि भाई स्टेट भी उसी डोर से बंधा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से सिटीजन है, दोनों एक ही रूल से चलेंगे. विच सिस्टम स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट डाइवर्जेंट फ्रॉम यूनिटेरिज्म. देखिए यूनिटेरी को कैसे कहेंगे, यूनिटेरिज्म. तो यूनिटरी के का उल्टा क्या होगा? फेडरलिज्म. तो ये जो है एक तरह का केवल वर्ड का है, सब डैम इजी क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू कैंट, इमैनुअल कैंट, when determining the moral permissibility of an action, we should inquire whether we can will, will मतलब चाहना, we can will that the maxim of our action should become. बेसिकली ये लाइन जो है, ये इनका जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो इसको डिफाइन करता है. मतलब उनका कहना है, जैसे मान लो कि हम कोई भी जब काम करते हैं, मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि क्या हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल बन जाए झूठ बोलना? हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि सब कोई सबसे झूठ बोलेगा, तो एक दिन भी आप जिंदा भी नहीं रह सकते हो पृथ्वी पे. तो इस यही बात ये कहते हैं कि हमको हमेशा अपने एक्शन को इस बेसिस पे तौलना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल बन जाए तो क्या हम हमारे लिए ठीक होगा? दैट इज कॉल्ड categorical imperative. Which of the subsequent criticism is not typically leveled against Donesian model of party competition? जो अभी आपको मैंने बताया स्पैशियल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, उसी को जो एंथोनी डॉन्स है अपने बुक द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में, वो एक डायमेंशन पे सजाते हैं, और वो है बेसिकली लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जहाँ पे कि इकोनॉमिक जो है लिबरल हैं, ये कंजर्वेटिव है, और ये लिबरल है इस टाइप का.
तो ये सिंगल डायमेंशन है। तो इसको कई तरीके से लोग काटते हैं कि ये मल्टीपल डायमेंशन की बात नहीं करते हैं। पार्टी पोजेस द कैपेसिटी टू शेप द इशू that resonate with the public rather than merely adopting to them. Voters do not prioritize policy but also place importance on balance issue, मतलब स्ट्रेटजिकली किधर मतलब ज़्यादा वेट है उधर जाते हैं। लेकिन ये आपको पढ़ के लगेगा कि पार्टी में लैक नॉलेज अबाउट द प्रेफरेंस एंड आइडियोलॉजीज ऑफ वोटर। ऐसा होगा क्या? पॉलिटिकल पार्टी यदि नहीं जानती तो फिर कौन जानेगा कि वोटर के क्या प्रेफरेंस एंड आइडियोलॉजी? तो ये नहीं होगा डॉनसन मॉडल का वन ऑफ द बुराई। Which of the following factors was a major hurdle in the establishment of India's foreign policy towards Brazil after independence? ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंसिकल है। आप देखिए, ब्राज़ील जो है नाम का मेंबर नहीं बना और वो इंडिया से बहुत क्लोज नहीं रहा कोल्ड वॉर के दौरान, अर्ली फेजेस में एटलीस्ट, क्योंकि उस समय ब्राज़ील की जो सत्ता थी वो अमेरिका के बहुत करीब थी। What does the effective number of parties signify? तो ये बेसिकली जो यहाँ पे देखिए सबसे लंबा जो है बी है, यही सही है। मतलब पार्टी केवल ये नहीं कि मान लीजिए इंडिया में कहा जाए कि 600 पार्टी है। यदि आप ये देखें कि कितने पार्टी को 3% वोट मिलते हैं, इस टाइप का जब आप देखेंगे तब इफेक्टिव पार्टी आपको हो सकता है कि 25 नजर आए। तो इट क्वान्टिफाइज द नंबर ऑफ पार्टीज विद इन ए कंट्री पार्टी सिस्टम वेड बाय देयर रिलेटिव इलेक्टोरल स्ट्रेंथ, मतलब जो स्ट्रेंथ थोड़ा सा हो उसको हम लें, कितने परसेंट वोट, कोई भी हम तरीका ले सकते हैं। 36 देखिए, ड्यूरिंग द अर्ली इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन बाय इंडिया हेल्प कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ ग्लोबल साउथ? ये आसान क्वेश्चन है। इंडिया और चाइना ने मिल करके जो है CBDR का प्रिंसिपल दिया, जो अभी भी गूंजता रहता है, जिसपे कि अमेरिका एंड अदर्स जो है काफी फ्रॉन करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि उनका कहना है कि देखिए कि क्लाइमेट चेंज में सबकी जो है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको ठीक करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी, क्योंकि आपने हिस्टोरिकली, आप मतलब कि डेवलप्ड कंट्री ने हिस्टोरिकली पॉल्यूट किया है पूरे एटमॉस्फेयर को, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आज डेवलपिंग कंट्री, जिसके की कॉस्ट पे आपने क्लाइमेट को गंदा किया है। तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। और ये जो है रियो अर्थ समिट जो हुई थी 1992, उससे निकला था ये। Which of the following set of state participated in Malabar naval exercise? मालाबार को जैसे ही याद करें तो आपको क्वाड याद आना चाहिए, तो आसान क्वेश्चन है। हाउ इज कल्चरल रिलेटिविज्म डिफाइन? ये सब इजी क्वेश्चन है, दोनों इजी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टफ के बाद काफी इजी क्वेश्चन भी है। कल्चरल रिलेटिविज्म मतलब क्या है कि यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लॉड है। अब यदि ये फ्लॉड है तो क्या सही है कि राइट का कॉन्सेप्ट या ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट हर कल्चर में स्पेसिफिकली डिफाइन होता है और अलग तरीके से रियलाइज होता है। इस इतने चीज़ों को आप इंग्लिश में देखें तो कल्चरल रिलेटिविज्म सेज दैट द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट वैरीज इन अकॉर्डेंस विद ईच नेशंस लॉ। नहीं, नेशन नहीं, कल्चरल रिलेटिविज्म कंटेन्स that local cultures should validate the existence and practice of human right. सही है। Which of the subsequent options represent a human right mechanism based on international treaty? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपीआर के बारे में बात करता है। यूपीआर क्या है? द यूएन यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, पढ़ लीजिएगा। ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो ह्यूमन राइट काउंसिल इसको सुपरवाइज करती है। उसमें हर कंट्री के ह्यूमन राइट ट्रैक को जो है वो मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि वो कैसे जो है इंटरनेशनल ट्रीटी जो ह्यूमन राइट पे है उसको वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। द स्कॉलरशिप ऑन सोशल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सैलिएंट अंडरलाइंग थीम। ये सब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का है। दैट प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडिक्वेटली कैप्चर, तो उल्टा है, कैन नॉट, तो यहाँ सीधा कर दिया, प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन डेवलपमेंट डू नॉट, तो ये दोनों तो यही चीज है यहाँ। द प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एडिक्वेटली कैप्चर नहीं कर सकता ह्यूमन एक्सपीरियंस को। उसके लिए सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड अदर डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट आपको लाना पड़ेगा। तो सोशल डेवलपमेंट, इससे अच्छा और कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है प्लीज। Which of the following can be stated as the immediate factor for emergence of India's Look East policy in early 1991 में? आपको पता है ये पॉलिसी लाई थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में, जिसके तहत बिम्स्टेक भी बना और आसियान कंट्री से हम लोगों ने अपना रिश्ता भी बढ़ाया।
इसमें आप कंफ्यूज क्या कर सकते हैं, देखिए पैन एशियन सॉलिडरिटी के लिए नहीं था, आपको ये चूज करना पड़ेगा, या तो स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स थे, स्ट्रैटेजिक में जियो पॉलिटिकल आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, या प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन था। देखिए लिबरलाइजेशन 1991 में हुई थी, और अब हम अपने इकोनॉमी को जो साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड के इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना चाहते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो हुआ भी, आसियान हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, तो ये ज़्यादा अच्छा है, बहुत उसका स्ट्रैटेजिक रोल नहीं है लुकिस्ट पॉलिसी का। इंडिया इज इंडिया स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। देखिए आपको पता है कि यूपी से राज्यसभा के बहुत मेंबर हैं और अरुणाचल प्रदेश से बहुत कम, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही राज्यसभा मेंबर जाते हैं, जबकि कई जगह के कंट्री में जो अपर हाउस का रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन से गाइडेड नहीं होता है, जैसे अमेरिका। तो ये मॉडल जो है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा की मेंबरशिप नंबर डिसाइड होगी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में? तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और नेहरू रिपोर्ट में था। इसको आप गेस कर सकते हैं क्योंकि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पहली बार आया ही था 1935 में, और 28 की नेहरू रिपोर्ट भी फेडरलिज्म की बात करती थी। In the book titled The Accumulation of Capital, published in 1913, who among the following argued that by analyzing capitalism as a closed system, जो कि डोमेस्टिक बाउंड्री से क्लोज्ड है, मार्क्स ignored the role of colonies in capitalist expansion and survival. मार्क्स ने जो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो ऑर्डर था, जिसको बाद में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन लेके आए, उस पर वो फोकस नहीं कर पाए, वो नहीं समझ पाए कैपिटलिज्म का जो है वर्ल्ड वाइड विस्तार कोलोनिज्म के फॉर्म में हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन ले दे के क्या रहता है कि हु रोट द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। तो जैसे मुझे पता था कि ये रोजा लग्जमबर्ग ने लिखा है, तो मेरे लिए बाकी तो केवल नॉलेज बन गई। यहाँ पे रॉल प्रेबिस हैं जो कि डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर कहे जाते हैं, लेनिन को कौन नहीं जानता, और वॉलस्टीन अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग एजर्सन इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। क्रिटिकल जो थ्योरी होती है वो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, वो जनरली क्या करती है, जो इस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर, इस्टेब्लिश सोशल अरेंजमेंट और जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी, उन सब को चैलेंज करती है, एंड इट ट्राइज टू अनकवर द अंडरलाइंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज। तो ये फ्रीडम इमेंसिपेशन का एक अलग मायने में ढूंढने की कोशिश करती है। इट फोकसेज ऑन इशू ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड यूरोसेंट्रिज्म इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी सही है। ये कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू कल्चर, ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रक्चर, फैमिली एंड कॉन्सेप्ट सच एज रैशनलिटी। ये रैशनलिटी से आगे चले जाते हैं, रैशनल अप्रोच नहीं माना जाता है, रिफ्लेक्टिव अप्रोच माना जाता है। तो एक ही बच जाता है ये कि इट डज नॉट बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ प्रोलेटेरिएट टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। मतलब कि ये तो ठीक है कि जो लेबर क्लास या प्रोलेटेरिएट है उसकी उस तरह की ताकत जो मार्क्स सोचते थे कि वो पूरा सोशल चेंज ले आएगा, ऐसा तो क्रिटिकल थिंकर नहीं सोचते, लेकिन फिर भी चूंकि ये मार्क्सिज्म से काफ़ी प्रभावित है तो पूरी तरीके से इसको तो वो नकार नहीं सकते। तो शायद मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, लेकिन यही आंसर सही है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टूल होती है जिसको कि आइजनहॉर डिसीजन मैट्रिक्स कहते हैं, यह पढ़ाया भी जाता है टाइम मैनेजमेंट में। वही यहाँ पूछ रहे हैं कि विच टाइम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजिंग टास्क बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। इसमें 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया जाता है। आप अपने सारे टास्क को 4 पार्ट में बांट लीजिए। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट ऊपर का एक कॉलम हो गया, और जो वर्टिकल कॉलम है नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। अब जो मैटर ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जैसे हो सकता है कि जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपको एक फ़ोन कॉल करना है अपने किसी रिलेशन को, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस रिलेशन का यदि आप अभी कॉल नहीं करते उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट अर्जेंट है। तो इसको आप इस तरह के टास्क को आप डेलीगेट भी कर सकते हो, किसी को कह सकते हो कि भाई कॉल कर लो, यदि आप ऑफिस में हो तो मेरे इस रिलेशन कॉल करके पूछ लो कि उनको क्या हेल्प चाहिए। इंपॉर्टेंट अर्जेंट, ऐसा टास्क जो इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, तो उसको तो करो, मतलब सीधा अब भी तुरंत करो। अब यदि नहीं इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, ऐसे टास्क को खत्म करके कूड़े में डाल दो, उसको रखो ही मतलब टेबल पे, हमारा कोई काम है नहीं, यदि वो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और यदि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो डिसाइड करो कि कब करना है। यदि ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरना इंपॉर्टेंट है
लेकिन अभी 6 महीने हैं, तो डिसाइड करो कब करना है। इसको आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स कहते हैं। The primary problem of politics is the lag in the development of political institutions behind social and economic change, a framework underlying the negative repercussion for countries burdened with a state unable to keep up with the pressure and modernization is associated with which political scientist। इतना कहने की जरूरत नहीं थी। ये थेसिस कि जो चेंजिंग सोसाइटी है, जो डेवलपिंग सोसाइटी है, वहाँ पे एक बड़ा ही टसल चलता है। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उतने तेजी से डेवलप नहीं हो पाते, उनकी कैपेसिटी नहीं बन पाती पब्लिक के डिमांड को सेटिस्फाई करने की, विसे विस पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन होता है और जो मास मूवमेंट होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इस तरह की बातें करने वाले सैमुअल हंटिंगटन है, जिन्होंने ये सभी बातें पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में की थी। ये मैं कई बार बता भी चुका हूं। What is the purpose of standard setting in human rights diplomacy? सबसे लंबा कौन सा सेंटेंस है ये, और यही सही है। Standard setting involves the establishment of a specific standard of conduct within human rights treaties. Commonsensical and formula. सबसे लंबा सेंटेंस, सबसे सही। Which of the following best describe the concept of bureaucracy in public administration? तो ब्यूरोक्रेसी जो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी है, it is not religious based नहीं होता है, it is not ruled by a single individual, सिटीजन सभी डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ए हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है विच डिफाइंस रोल एंड प्रोसीजर, सभी जो है अपने अपने रोल से बंधे होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इम्पर्सनल होता है, मेरिट ओरिएंटेशन होता है, कैरियर ओरिएंटेशन होता है, और हिरार्किकल होता है, प्रोफेशनल होती है, एक्सपर्टाइज होती है, ब्यूरोक्रेसी। गायत्री स्पिवैक का नाम आते ही आपको सबअल्टर्न जो है पॉलिटिक्स याद आएगी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी याद आना चाहिए, और उनकी जो बुक कैन द सबअल्टर्न स्पीक याद आना चाहिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रैटेजिक इसेंशियलिज्म का, तो पहले इसेंशियलिज्म समझ लीजिए, वो मैंने यहाँ लिखा है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं इंडिया में सपोज कहते हैं दलित, तो हम एक दलित जो है एक बहुत ही बड़ा तबका, करीब 20% इंडिया के पॉपुलेशन को हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि वो बहुत छोटी जाति के होंगे, उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन मिला होगा, वो पुअर होंगे, मार्जिनलाइज होंगे एंड ऑल। तो इस टाइप का जब हम किसी भी तबके को, किसी कौम को, किसी भी इंटिटी को, ग्रुप को एक इसेंशलाइज कर देते हैं कि इसेंशियली यही उसका एट्रीब्यूट, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है, और वो गिवन है, अनचेंजिंग है, उसके अंदर में जितने मेंबर है वो सब उस कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करते हैं होमोजीनियस है, तो उसको इसेंशियलिज्म कहते हैं। कई लोग इसको काटते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दलित के अंदर में बहुत सारा सेगमेंटेशन है, उसमें कई लोग जो है वो ब्राह्मणों से ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, सदा से दलित लोग जो है किंग रहे हैं, और वो उसमें भी जो है दलित के अंदर भी जो है उप जातियां हो सकती है, वहाँ भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया। इसी तरीके से जो जेंडर की जो है कि वुमेन एंड मेल, वो भी जो है एक इसेंशियलिज्म है। रिच और पुअर भी इसेंशियलिज्म है। कोई भी कैटेगरी को जब इस तरीके से आप बांटते हैं तो वो इसेंशियलिज्म हो जाती है। लेकिन स्पिवैक कहती हैं, जो यहाँ लिखा गया है सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे सही, कि some form of temporary essentialism may be strategically useful for political purpose। ये कहते हैं सबअल्टर्न को, जो दबे कुचले क्लास हैं, कि आपको तो इसेंशियलाइज किया गया आपके कैटेगरी को कि आप दलित हो, तो इट इज बेटर कि आप उसको टेम्पोरली यूज करो अपने पॉलिटिकल गेम के लिए, लेकिन उसे बिलीव मत करो। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप CUET PG बैच इसलिए नहीं ज्वाइन करेंगे कि आपको CUET PG देना है, लेकिन इसलिए कि हर एग्जाम के लिए जो अभी उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किया, इस तरह क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि ये पेपर क्या कहता है, और अब ऐसे कई पेपर में एनालाइज कर रहा हूँ जो ये कहता है, और बहुत ही सही है। अब इवन जो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स भी यही बात अब कहने लगा है कि आप मेरे क्वेश्चन के लिए तैयारी नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट गेस कि किस टाइप का क्वेश्चन हम पूछेंगे। आप वाइड रेंजिंग खूब पढ़ाई करो, पास्ट ईयर पेपर देखो, न्यूज़पेपर देखो, जितने कॉन्सेप्ट हैं, चाहे आइडियोलॉजी से हो, ह्यूमन राइट से हो, कल्चरल रिलेटिविज्म से हो, इसेंशियलिज्म से हो, सबको समझो, और फिर खुले माइंड से क्वेश्चन को कॉमन सेंस के बेसिस पे
वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये यदि इस तरह का आप फ्लो बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे डायरेक्शन में। आप अपने नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस पे लिख सकते हैं, और जब यूजीसी नेट की बैच शुरू होगी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर सेट इन सबको भी शामिल होगा, तो आपको फ्री जो है उस बैच में शिफ्ट किया जाएगा। और आप यूजीसी नेट के एग्जाम गाइड यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें ये सारी एग्जाम की तैयारी आप एक झटके में कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तब तक जब तक कि एक और वीडियो लेके ना आए, मे भी तेलंगाना की एसएलएटी पेपर मेरे पास आई हुई है और बिहार की भी पीजीटी, ये दो पेपर जब भी मुझे समय मिलेगा, एनर्जी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कभी ना कभी अगले 5-10 दिनों में लाऊं। तब तक के लिए विदा।